नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। इसमें राहुल गांधी के वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 72.70% वोटिंग हुई। वायनाड लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तो ये वोटिंग प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी अब एक नई जंग पर उतरने वाले हैं। खबर है कि जल्द राहुल गांधी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हो सकता है। आज इसी को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होगी, जिसमें यूपी के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि यूपी की 2 बची हुई सीटों यानी अमेठी और रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। तो अमेठी सीट को लेकर क्या है अपडेट, ये भी बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी इन दिनों लोटा लेकर बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान उनके हाथ में एक खाली लोटा नजर आया। इसे देखकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आपका सारा धन लूट लिया और आपको खाली बर्तन लौटा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब भारतीय चोंबू पार्टी है। तो राहुल गांधी के चुनावी प्रचार पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ये खाली लोटा लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी का हाथ खाली हो चुका है, कांग्रेस की झोली खाली हो चुकी है, उसके पास लोगों का आधार नहीं है। जब वोट नहीं मिल रहे तो सीटें नहीं मिल रही है, तो वो खाली लोटा लेकर ये दिखा रहे हैं कि देखो कांग्रेस पार्टी इस खाली लोटे की तरह है, जहां पर एक भी उम्मीदवारों को जीतने की संभावनाओं पर हम लोग विचार करते हैं कि इस बार कितनी सीटें जीत पाएंगे। पिछली बार 52-53 सीट तो जीत पाए, इस बार वो आंकड़ा घटकर 22-23 या 33 होने वाला है। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस का लोटा खाली होता जा रहा है और वही वो बता रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो कर्नाटक का पैसा है वो चूस कर ले जा रहे हैं। भाई, तुम्हारे ही एक सांसद डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश ने पिछले दिनों कहा था कि कर्नाटक का पैसा दिल्ली जाता है और वापस नहीं आता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे ही केंद्र की सरकार हमारे साथ करती रही तो हमें अपना देश अलग बनाने की मांग करनी चाहिए। मतलब ये टुकड़े करने वाले गैंग फिर से एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि हम जो अलगाववाद की राजनीति करते हैं उससे कुछ क्षेत्रों में तो कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं। आप केरल में जाकर अलगाववाद की राजनीति कर सकते हो, आप तमिलनाडु में भी जाकर कर सकते हो, क्योंकि ये द्रविडियन कल्चर को लेकर तमिलनाडु में ऐसे अवधारणा बनाई गई है कि लोगों को लगने लगा कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच एक बड़ा डिवाइड है, जिसे उस डिवाइड को खत्म किया पीएम मोदी ने इस बार बार तमिलनाडु जाकर। लेकिन वहां पर फिर भी ऐसे तत्व हैं जो कि आपके झांसे में आ जाएंगे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आओगे क्या करोगे? ये उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में, ये मध्य प्रदेश में जो हार्टलैंड है, यहां पर आप ऐसी बातें बोलोगे तो यहां मंच से आपको उतार कर भगा दिया जाएगा, जो स्थिति राहुल गांधी की है। इसलिए राहुल गांधी को समझना चाहिए कि आप कोई स्टेट लीडर नहीं हो, आप मन से प्रमुख राज ठाकरे की तरह नहीं हो कि उनका मानना होता है कि हम तो महाराष्ट्र से बाहर राजनीति करते नहीं। तो इसलिए महाराष्ट्र में अगर बिहार वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को भगाने की बात भी करें, साउथ इंडिया वालों को भगाने की भी बात करें, जैसा बाला साहब ठाकरे किया करते थे, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ टाइप के नारे दिया करते थे, तो उनको यह लगता है हमको महाराष्ट्र से बाहर की राजनीति नहीं करनी है। तो यहां पर मराठियों को खुश रख सकते हैं, बिहारियों से क्या लेना देना, उन्हें उत्तर प्रदेश वालों से क्या लेना देना। लेकिन राहुल गांधी तो राष्ट्रीय नेता अपने आप को कहते हैं। इनको चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान भी जाना है, मध्य प्रदेश भी जाना है, बिहार भी जाना है और उत्तर प्रदेश भी जाना है, पीएम भी बनना है और पीएम बनने का सपना भी देख रहे हैं। तो ऐसे में इनके जुबान पर लगाम अगर नहीं होगा तो फिर ये पीएम क्या, पीएम का सपना तो छोड़ दीजिए, ये लोकसभा चुनाव हारते हारते विधानसभा और फिर पंचायत के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह पाएंगे, जो इनकी स्थिति है। इसीलिए ये जो चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं और पीएम मोदी पर हमला करने के जगह पर ये दिल्ली वर्सेस कर्नाटक, दिल्ली वर्सेस केरल,
ये करना शुरू कर देते हैं। जैसे केरल में भी इन्होंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, एक देश, एक चुनाव, एक संस्कृति, एक भाषा, जो कि ये फर्जी तरीके से वहां के लोगों को बरगलाया जा रहा है। एक संस्कृति, एक भाषा, एक देश का मतलब ये नहीं होता है कि स्थानीय संस्कृति को दबा दिया जाना, स्थानीय भाषा को छोड़ दिया जाना। अगर राहुल गांधी इंग्लिश बोलता है, अगर तमिलनाडु, केरल के लोग अंग्रेजी सीखते हैं, बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तमिल, तेलुगु या मलयालम को खत्म कर दिया गया। तो ये भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं जो देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इस बार हर जगह से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही है। जी बिल्कुल सर, अगर चर्चा करें कि कल जो वायनाड में वोटिंग हुई है 72% से ज्यादा बताया जा रहा है, ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग जिस तरीके से हुई है, ये कांग्रेस के अंदर की परेशानियां, वहां के बूथ रिपोर्ट यही दिखा रहा है कि राहुल गांधी की परेशानी बढ़ चुकी है। क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, केरल के ही नेता हैं, वो भी अलपुझा से चुनाव लड़ रहे हैं, के.सी. वेणुगोपाल, वो सामने आते हैं और एक बयान देते हैं कि केरल के चुनाव में लेफ्ट पार्टी की सरकार ने पूरे पोलिंग प्रोसेस को हाईजैक कर लिया, मतलब स्थितियां खराब कर दी है। उनका इशारा किधर था? उनका इशारा वायनाड की तरफ था, क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल को फर्क नहीं पड़ता अलपुझा से वो चुनाव जीते या न जीते, वो रोज राज्यसभा में हैं और आगे भी राज्यसभा में ही रहना चाहते हैं। कौन चुनाव लड़के अपना सरदर्द मोल ले? कांग्रेस से चुनाव लड़ना हार की गारंटी होती है, जीत की संभावना तो 2-4% है, अगर जीत गए तो आपकी किस्मत है। तो ये वो वायनाड की बात कर रहे थे कि वायनाड में अगर पिछले 2 चुनावों को देखें, 2019 में चुनाव हुए, राहुल गांधी पहली बार इधर अमेठी छोड़कर वायनाड में, उसमें केरल की राजनीति में एंट्री की। अब वायनाड से चुनाव लड़ा तो उस समय 81% वोट वहां पर पोल हुए, लोगों ने जमकर वोट किया और वोट एक तरफा हुए थे राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उस समय स्थितियां अलग थी। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, प्रधानमंत्री मोदी बने। 2019 में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले एनडीए की सरकार बनी थी, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो इंडिया साइनिंग की बात की, और जैसे माहौल दिख रहा था कि इंडिया साइनिंग की बात हो रही है, साइनिंग इंडिया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो वो वही स्थिति है कि मोदी मोदी बात तो हो रही है, लेकिन 2019 में मोदी आने वाले नहीं हैं, ये हार जाएंगे। अब केरल के लोगों को थोड़ा भरोसा हो गया था, और वहां पर केरल के वायनाड में ये कहा गया कि देखो, आप लोकसभा चुनाव यानी कि सांसद का नहीं चुन रहे, आप तो प्रधानमंत्री चुन रहे हो। तो लोगों ने जमकर वोटिंग की और राहुल गांधी के लिए वोटिंग की। इसका असर हुआ, 64% से ज्यादा वोट राहुल गांधी को मिले, लगभग 65% मान लेते हैं, 64.93% वोटिंग हुई थी राहुल गांधी के पक्ष में, यानी 65% लोगों ने अकेले राहुल गांधी के लिए वोटिंग किया। जबकि उस समय सीपीआई के कैंडिडेट को 25% वोट मिले, जो कि 2014 के चुनाव में जो सीपीआई को मिला था उससे लगभग 13% कम था। यानी कि 13% जो सीपीआई के वोटर थे, जो मुस्लिम वोटर थे, वो शिफ्ट हो गए राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी अचानक से वहां गए थे, पहली बार चुनाव वहां से लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री की बात हो रही थी, 19 में भाजपा के हारने की बात हो रही थी, तो राहुल गांधी को अच्छी पॉपुलैरिटी मिली, अच्छा समर्थन मिला। लेकिन 2019 और 2014 में ये दोनों में एक और अंतर था। दोनों ही चुनावों में, जैसे 2014 में कांग्रेस पार्टी की वहां जीत हुई थी, लेकिन केवल 41% वोट मिले थे, जबकि 39% वोट सीपीआई के कैंडिडेट को मिले। यानी 2% का मार्जिन सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच था। लगभग 20,000 वोटों से कांग्रेस जीती थी, लेकिन वही 4 लाख वोट से राहुल गांधी जीते। उस समय सीपीआई ने भी राहुल गांधी के कद का कैंडिडेट 2019 में खड़ा नहीं किया था।
और ये जो मुनीर वहां से चुनाव लड़ रहे थे वो बीच वाले नेता सीपीआई के माने जाते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, 2019 में यह संभावना नहीं थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे वहां से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सीट शेयरिंग के लेके जो भारतीय धर्म जन सेना जो है बीजेडीएम, उसी को यह सीट दे दी थी और भारतीय धर्म जन सेना के उम्मीदवार को वहां खड़ा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, इसलिए वो भी ज्यादा राहुल गांधी के सामने, मतलब इतने बड़े लीडर के सामने भारतीय धर्म जन सेना यानी छोटी सी एक लोकल पार्टी, उसके नेता कंपीट नहीं कर पाए। अब यही 2024 की बात है। 2024 में राहुल गांधी के लिए जो भ्रम पैदा किया था वायनाड में, वो भ्रम टूट चुका है। इसीलिए पहले तो वोटिंग कम हुई। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, मुसलमानों को जो वहां के वोटर लिस्ट को देखा, वोटर लिस्ट में देखा गया कि कितने लोग बाहर रह रहे हैं। ये लगभग 150 करोड़ रुपए कांग्रेस ने वहां खर्च किए, जिसमें मुस्लिम लीग को भी पैसा दिया गया कि यहां के वोटरों को देखो, अगर वायनाड से कोई बाहर रह रहा है यानी कि देश के अंदर कोई दिल्ली में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, वहां से उसको बुलाओ, पैसे का खर्च का हिसाब नहीं है, हम पैसा खर्च करेंगे। जो लोग दुबई में, बहरीन में वहां भी रह रहे हैं, सऊदी अरब में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, इन सारे जगहों से वहां फ्लाइट से इसको बुलाओ। इसलिए चार्टर फ्लाइट बुक करवाए गए थे उन लोगों को लाने के लिए। एक एक जगह से 3-3 हजार, 4-4 हजार लोगों को लाया गया। ये पूरी व्यवस्था इन लोगों ने की थी, लेकिन इसके बावजूद पिछली बार 80% से ज्यादा, लगभग 81% पोलिंग हुए थे वायनाड के अंदर। इस बार 72% की पोलिंग हुई। ये 9% का जो गैप है, ये 9% का गैप भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत है या फिर सीपीआई के लिए या कांग्रेस के लिए, क्योंकि सबसे बड़े कद्दावर नेता जो सो कॉल्ड हैं वो तो राहुल गांधी उस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके कारण ही वहां पर चुनाव ज्यादा भी हुए थे। 2019 में इनको भी 64% मिले, वोट भी 80% से ज्यादा पड़े। अब इनके कारण ही इस बार वोटिंग कम हुई, 72% वोट हुआ है। तो ये राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय है। इसलिए केसी वेणुगोपाल बार बार कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियों ने, पिनरई विजयन ने पूरे चुनाव के प्रोसेस को हाईजैक कर लिया और पोलिंग बूथ पर जाने वाले लोगों को डराया धमकाया, उनको वोट नहीं देने दिया। बहुत सारे गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। जो खाना पहुंचाने के लिए नाम पर कांग्रेस के लोग लिफाफा भेज रहे थे, पोलिंग के एक रात पहले वो रात भर ये लोग जो घूम घूम कर पैसे बांट रहे थे, उसकी जब्ती की गई, गाड़ियों को जब्त किया गया। तो ये परेशानी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ अब पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीपीआई ने बड़ा नेता खड़ा किया। इन्हीं रजा का अपना बेस है, बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जो 13% वोट पिछली बार सीपीआई का राहुल गांधी के पास गया था, वो तो वापस आया है, लेकिन राहुल गांधी से भ्रम टूटने के कारण उनके जो कुछ सपोर्टर हैं वो भी वापस आए हैं। जैसे वहां का जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का शामिल होता है, जो राहुल गांधी का करीबी नेता था। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट को अपने साथ रखा, जोड़े हुए रखा, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को खड़ा किया है। तो वो पूरा पेच फंसा हुआ है। केसी वेणुगोपाल केरल के नेता हैं। डर तो इस बात का है कि राहुल गांधी की चमचागिरी करके यहां तक पहुंचे हैं और राहुल गांधी हार गए और केरल में कांग्रेस कमजोर हो गई, तो उसके बाद केरल के हमारे जैसे नेताओं को पूछेगा कौन? राज्यसभा भी जाएगी, लोकसभा भी जाएगी। बिल्कुल। तो वायनाड से तो राहुल गांधी फंस गए हैं, लेकिन अमेठी को लेकर क्या होगा? क्योंकि आज कांग्रेस सीएसी की बैठक भी होनी है, पर बैठक से पहले रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आता है कि जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े और वो भी अमेठी से वो दावा ठोकरे, क्या लगता है किसके नाम पे मुहर लगेगी? देखिए, अभी समय है और अभी 3 मई तक वहां पर नॉमिनेशन करना है। तो इसलिए ये लोग जो बार बार बैठ के कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस प्रोसेस में आ गए हैं। तत्काल तुरंत तो अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार अपनी दावेदारी की है। एक बार नहीं,
ये पिछले दिनों से कई बार वो दावेदारी कर चुके हैं। और जैसे ही वायनाड में चुनाव खत्म हुआ, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई। एक दिन पहले से ही, कल से ये चर्चा हो गई, 1 मई को नॉमिनेशन करेंगे, 2 मई को नॉमिनेशन करेंगे। जो चर्चाएं तेज हुई, रॉबर्ट वाड्रा फिर से मैदान में आ गए प्रेशर बनाने के लिए कि देखो भाई, हमारे अभी चांसेस है, हमें चुनाव लड़ने का मौका दो, एक्टिव पॉलिटिक्स में हमें आना चाहिए। ये अमेठी की जनता बोल रही है। और अमेठी रायबरेली दोनों जगह की बात करें तो राहुल गांधी से ज्यादा जो वहां के लोगों पर पकड़ है वो प्रियंका वाड्रा का है। प्रियंका वाड्रा पिछले 15 सालों से सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही। राहुल गांधी जब पहली बार नॉमिनेशन करने गए थे तो वहां पर प्रियंका वाड्रा ने लोगों से इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। 2004 में राहुल गांधी इतने शर्मीले थे, बात तक नहीं कर पाते थे। उनके सारे फुटेज उस समय के अभी भी मीडिया में है, लोग देख सकते हैं कि जब वो नॉमिनेशन करने गए थे तो एक शब्द जुबान से नहीं निकलती थी। और प्रियंका वाड्रा जो थी वो सबसे इनको इंट्रोड्यूस करवाती थी, देखो ये कार्यकर्ता वहां के, ये उस विधानसभा क्षेत्र के हैं। और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को लगता है जब हम चुनाव लड़ेंगे तो प्रियंका वाड्रा का संगठन हमारे साथ होगा, तो हमारे लिए अनुकूल स्थिति है, दावेदारी उनकी मजबूत है। इसलिए अभी जो बैठकें चल रही है वो परिवार को लेकर है। ये जो बात कही जा रही है, खड़गे जैसे लोग कहते हैं कि केंद्रीय चुनाव समिति ये फैसला करेगी, फैसला तो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी को करना है कि हमारे बीच से कौन वहां पर आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। तो चुनावी रैलियों के दौरान राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है, उन्होंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी के इस तरह के बयान पर आप अपनी राय जरूर कमेंट कर लिखें। साथ ही अमेठी से भले राहुल गांधी का नाम आगे है पर मचल रहे हैं जीजा रॉबर्ट वाड्रा। चुनाव समिति की बैठक के पहले एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसी ही इच्छा जताई है और ये तक कह दिया कि जनता खुद चाहती है कि वो चुनाव लड़े। अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। तो अमेठी सीट पर भी आप अपनी राय जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।